Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we will discuss about the chapter number 17 of class 11th, that is breathing and exchange of gases. In the previous session we have already discussed about the human respiratory system, the mechanism of breathing, respiratory volume and capacities, as well as exchange of gases. Now, in this session, we will discuss about the transport of gases and the regulation of respiration, as well as the several disorders that are associated with our respiratory system. So, without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो हमारे शरीर के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें देन 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs इन ब्लड एंड द रेस्ट 3% इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा. And when we talk about carbon dioxide, then 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC, whereas the 70% of CO2 is transported in the form of bicarbonate and the rest 7% is transported by plasma. Then first we will talk about the transport of oxygen. तो हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है इसके अंदर RBCs, WBCs एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं. जो RBCs हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. एंड वेन एवर द ऑक्सीजन इज बाइंड विद हीमोग्लोबिन it is called as oxyhemoglobin, and one molecule of hemoglobin can bind up to 4 molecules of oxygen. The binding of oxygen with the hemoglobin is related to the partial pressure. मतलब ये कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ वो उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है. लास्ट सेशन में हमने पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था. द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर. बिकॉज हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी बाइंड करती है और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाइंड करती है. अब जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर फैक्टर इज टेम्परेचर. इन द ऑक्सीजन डिसएसोसिएशन कर्व व्हेन वी प्लॉट ऑक्सीजन अगेंस्ट PO2 then the sigmoid curve is obtained. This is a very important question and it is asked in several exams that during oxygen dissociation curve which type of curve is formed. The correct answer is sigmoid curve. The sigmoid curve is obtained when saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against PO2. This PO2 indicates the partial pressure of oxygen and this is called as the oxygen dissociation curve. In the alveoli, all conditions are favorable for O2 binding. यानी कि जो alveoli है इसके अंदर जितनी भी conditions होती हैं वो सारी favorable होती हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करने के लिए. एंड दोज फेवरेबल कंडीशंस आर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
low partial pressure of carbon dioxide, because we know this thing कि जब भी जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है वही गैस बाइंड करती है। तो यहाँ पे एलावलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। इनके अलावा जो H+ कॉन्सेंट्रेशन आयंस हैं वो भी कम होंगे और जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। तो ये जो चारों कंडीशंस हैं ये एलावलाई के अंदर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग के लिए फेवरेबल हैं और उसको इनिशिएट करवाती हैं। अब हमें ये चीज़ पता है कि एलावलाई से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके कहाँ पहुँचती है, टिश्यूज़ के अंदर पहुँचती है और टिश्यूज़ के अंदर पहुँचने के बाद जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से डिसएसोसिएट हो जाती है और फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड के साथ बाइंड अप करती है। देन इन टिश्यूज़ all the conditions are favorable for carbon dioxide binding। और हमें ये चीज़ पता है कि जिस चीज़ का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वही जो गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। तो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग के लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो टिश्यूज़ के अंदर जाने के बाद जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से डिसएसोसिएट हो जाएगी एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड अप करेगी। तो जो टिश्यूज़ के अंदर कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इनके अलावा जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करें तो जो एलावलाई में कंडीशंस थी उसके कंप्लीट अपोजिट कंडीशंस कहाँ प्रेजेंट हैं, टिश्यूज़ के अंदर, और इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी। Thus, oxygen is disassociated from the hemoglobin in tissues and CO2 binds। और यहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर CO2 की बाइंडिंग जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी की वजह से ऑक्सीजन डिसएसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और जो CO2 है वो बाइंड अप करेगी। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissues। तो हर एक जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक डिलीवर करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अभी तक तो हमने ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करी थी। तो अब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड अप हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड वेन एवर द कार्बन डाइऑक्साइड binds with the hemoglobin, then it is called as the carbaminohemoglobin, whereas when oxygen binds with the hemoglobin it is called as oxyhemoglobin। And this binding of hemoglobin with carbon dioxide depends on the partial pressure of carbon dioxide। The high partial pressure of oxygen and the low partial pressure of carbon dioxide in alveoli leads to the dissociation of carbon dioxide, whereas the high partial pressure of carbon dioxide and low partial pressure of tissue of oxygen in tissues leads to the more binding of carbon dioxide। यानी कि टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वहीं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। इसी की वजह से हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया और फिर वो जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचा, एलावलाई के अंदर पहुँचा। और अब एलावलाई के अंदर कौन सी कंडीशंस हैं
कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ब्लड से डिसएसोसिएट हो जाएगी और ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। अब हम एक और एंजाइम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। दिस एंजाइम is present in RBC and it facilitate the reaction in both the direction। यानी कि ये एंजाइम नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है और ये जो दोनों तरफ से बाइंडिंग हो रही है CO2 की प्लस ऑक्सीजन की, इसको दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करवाता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड delivers approx 4 ml of carbon dioxide to alveoli। तो हर एक 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अप्रॉक्सली 4 ml की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एल्वेलाई तक डिलीवर करवाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो देयर इज बेसिकली अ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। यहाँ से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सिचुएटेड। द करेक्ट आंसर इज मेडुला। दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेस्पिरेटरी रिदम दैट सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग टिश्यूज़ को जितनी भी ज़रूरत है रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन की, ये उसको मेंटेन करवाता है। Then there is one more center, that is nematotoxic center. This nematotoxic center is present in the pons region and this moderate the function of respiratory rhythm center। और ये जो nematotoxic center है ये respiratory rhythm center को moderate करवाता है, यानी उसको neutralize करवाता है। The signals from this center can reduce the duration of inspiration and therefore the respiratory rate। तो अब यहाँ पे ये क्या कर सकता है कि हमारी जो इंस्पायरेशन यानी कि जो इनहेलेशन का ड्यूरेशन है उसको कम करवा सकता है और इसके कम होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी कम हो सकता है। देन देयर इज़ वन मोर एरिया प्रेजेंट दैट इज़ कीमोसेंसिटिव एरिया and it is present near the rhythm center। This chemosensitive area is sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion and therefore increase in the substances can activate this area। तो अब हमारा जो रिदम सेंटर है उसके पास में कीमोसेंसिटिव एरिया मौजूद है और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनको लेके सेंसिटिव है। यानी कि जब भी कभी इनका अमाउंट इंक्रीज़ होने लगता है तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये एक्टिवेट हो जाता है। द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी also recognize change in carbon dioxide and hydrogen concentration and send signal to the rhythm center to control it। तो अब कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि एरोटिक आर्च और जो कैरोटिड आर्टरी है उसके साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं अगर कोई भी चेंज आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तो ये उसको अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड देन वहाँ से सिग्नल सेंड करते हैं हमारे रिदम सेंटर तक सो दैट कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है इसको रिड्यूस करवाया जा सके और इसको कंट्रोल में लाया जा सके। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स या फिर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। The very first disorder is asthma। This asthma is basically difficulty in breathing। यानी कि अस्थमा के दौरान हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और ये जो डिफ़िकल्टी है it is due to the inflammation of bronchi and bronchioles।
और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये इन्फ्लामेशन की वजह से आ रही है, जो कि ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर हो रहा है। ये अस्थमा प्लस जो एफिसेमा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं, और नीट के पेपर में इस चैप्टर से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, स्पेशली एफिसेमा से रिलेटेड। और अगर अस्थमा से रिलेटेड आ रहा है तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अस्थमा किस प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। Then the second very important disorder is emphysema. It is basically a chronic disorder where the alveolar walls are damaged, and they are damaged due to this respiratory surface area decreases. तो यानी कि जो एम्फिसेमा है इसके अंदर जो एलोवेलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और इन्हीं एलोवेलर वॉल्स के डैमेज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है हमारा वो भी कम होने लगता है। और अगर ये रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ तो इसकी वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। बहुत बार पूछा जाता है कि विच डिसऑर्डर इज़ कॉज्ड ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग। The correct answer is emphysema. And the last disorder is occupational respiratory disorder. So there are certain industries which involves grinding और stone breaking. यानी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो स्टोन ब्रेकिंग है और जो स्टोन की ग्राइंडिंग वगैरह का काम है वो होता रहता है। And due to this grinding and stone breaking, the dust produced from that weakens our defense mechanism. और ये जो इतनी सारी ग्राइंडिंग हो रही है प्लस स्टोन के ब्रेकिंग का काम हो रहा है, इसकी वजह से जो डस्ट प्रोड्यूस होती है इस टाइम पे वो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको काफ़ी हद तक डिक्रीज़ करवा देती है, और इससे जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो आती हैं इस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंडर। तो ये हैंड रिटन नोट्स थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। अगर आप फर्स्ट पार्ट को रेफ़र करना चाहते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो हमने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल because your every subscription matters to us a lot. Thank you.